नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे। 27 अक्टूबर 2021 का जो ऑल सेट में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए एसएससी एमडीएस के द्वारा, उन क्वेश्चंस को यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसके थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आप सबको पता है, आपने पढ़ा है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग के तौर पे जाना जाता है। क्यों, कैसे, थोड़ा जानते हैं हम सब। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि और शासन व्यवस्था के स्थापना काल के रूप में भी जाना जाता है। मूर्तिकला के क्षेत्र में देखें तो गुप्त काल में भरहुत, अमरावती, सांची और मथुरा कला की जो मूर्तियां हैं उसमें कुषाण कालीन प्रतीक और प्रारंभिक मध्यकालीन युग की नग्नता के मध्य अच्छे संश्लेषण और जीवंतता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती है। स्थापत्य के क्षेत्र में देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, बोध गया और सांची के उत्कृष्ट स्तूपों का निर्माण, ये सभी जो स्थापत्य के क्षेत्र में अच्छे उदाहरण हैं। चित्रकला के क्षेत्र में अगर देखें तो अजंता, इलोरा और बाकी गुफाओं में की गई है। चित्रकारी तथा प्रेस्को चित्रकारी प्रस्कृत कला के उदाहरण रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में एक और कालिदास ने मेघदूतम, ऋतुसंहार, अभिज्ञान संकुतलम और इनकी रचना की, तो दूसरी तरफ नाटक और कविता लेखन में नए युग की शुरुआत हुई। किसके दौरान? गुप्त काल के दौरान। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आर्यभट्ट ने जहां एक और पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की और सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया, वहीं दूसरी ओर बराहमिहिर ने चंद्र कैलेंडर की शुरुआत की। गुप्त काल में विज्ञान प्रौद्योगिकी से लेकर साहित्य, स्थापत्य, मूर्तिकला के क्षेत्र में नए प्रतिमानों की स्थापना की गई, जिससे यह काल जो है भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में जाना गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था और यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। और यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था और ये पूरे देश में 9 अगस्त से लागू हो चुका था। ठीक है, अगला एक प्रश्न था कि भारत में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये 1838 में हुआ था। 1838 में कलकत्ता में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था भूस्वामियों द्वारा अपनी जमीन रक्षा करना और सरकार के प्रयासों को कानूनी माध्यम से विफल करना। यह क्वेश्चन था कि भारत को वित्तीय स्वायत्तता देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय वित्त आयोग किस वर्ष स्थापित किया। तो ये किया गया था 1919 में। भारतीय वित्त आयोग 1919 में स्थापित किया गया था और इस आयोग द्वारा कुछ भारतीय उद्योग को शुल्क से छूट देने की सिफारिश की गई थी और इस आयोग की सिफारिश के मद्देनजर रखते हुए 1923 में टैरिफ बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछे टैरिफ बोर्ड की स्थापना तो 1923 में। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि आपका विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा का नाम क्या है। तो देखिए, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की अगर हम बात करें तो 29 अगस्त 1964 को हुई थी और इसकी महिला शाखा जो है यानी महिला विंग जो है दुर्गा वाहिनी कहलाती है और इसकी स्थापना 1991 में साध्वी ऋतंबरा ने किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, नाभिकीय विखंडन में कौन सा यूरेनियम इस्तेमाल होता है। तो नाभिकीय विखंडन के बारे में थोड़ा हम जानते हैं कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो होता है यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है, बिजली पैदा करने के लिए नाभिकीय विखंडन प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हैं और इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना जो ईंधन के रूप में यूरेनियम इस्तेमाल होता है वो यूरेनियम 235 होता है। यूरेनियम 235 के एक नाभिक के विखंडन से 200 MeV ऊर्जा मुक्त होती है, रिलीज होती है और 4 प्रोटॉन के संलयन यानी फ्यूजन से 26.8 MeV ऊर्जा उत्पन्न होती है। कुछ और चीज़ों को हम देखें यूरेनियम के बारे में, तो यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ध्यान दीजिएगा, यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक होती है। समझ सकते हैं आप, है ना, कितना शक्तिशाली होता है एज कंपेयर टू कोल। परमाणु ऊर्जा कम मात्रा में हरित गृह गैसों का उत्पन्न करती है, यानी कि अगर देखा जाए तो कोयला जो जितना कार्बन रिलीज करता है, कार्बन जो कि हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए काफ़ी वो हो जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा कार्बन को इसमें आप समझ सकते हैं। उस तरह से अगर देखा जाए, उसको कंपेयर किया जाए तो परमाणु ऊर्जा जो है बहुत कम मात्रा में
ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करता है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा किसने कोर्ट की भाषा को फारसी से बदलकर अंग्रेजी कर दिया, तो ये किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इनका अगर कार्यकाल देखते तो 1828 से लेकर 1835 तक ये भारत के गवर्नर रहे थे और उन्होंने अपने कार्यकाल में कई सामाजिक सुधार कार्य भी किए और उनके कार्यकाल के दौरान ही चार्टर एक्ट 1833 पारित हुआ था। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि चार्टर एक्ट 1833 किसके गवर्नर रहने के दौरान पारित हुआ, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। यह क्वेश्चन था कि कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, तो ये 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज को जो प्रस्ताव था उसको पारित किया गया था और इसी अधिवेशन के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और पूर्ण स्वराज पारित करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा जारी की गई थी। एक क्वेश्चन है कि गीता रहस्य नामक पुस्तक की स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा है, तो देखिए गीता रहस्य जो पुस्तक है ये बाल गंगाधर तिलक का पुस्तक है और इनके द्वारा ये मराठी भाषा में लिखी गई थी। इस पुस्तक की रचना के समय 1915 में बर्मा के मांडले जेल में थे, यानी म्यांमार जो अभी जाना जाता है, और इस पुस्तक में उन्होंने भागवत गीता के कर्मयोग के संदेश पर प्रकाश डाला है। एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड है कि बहुविवाह नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखा था और आप सबको पता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे और उनके प्रयास के कारण ही अंग्रेजों ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि पूछे गए सेशन में और आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं आप सबको सेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सभी साथ नेक्स्ट वीडियो में और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।